नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बेघर कुत्तों को अब सड़क से हटना होगा, सभी सार्वजनिक स्थानों से भी वो हटाए जाएंगे। बेघर कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। इस पूरे मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने नवंबर 2025 में दिए गए अपने पुराने आदेश को यथावत रखा है। इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत का संदेश साफ है, लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि डॉग बाइट का खतरा अब सिर्फ गली मोहल्लों तक सीमित नहीं रह गया। ये रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलोनी और ऐसे कई दूसरे पब्लिक प्लेसेस तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा खतरे में बच्चे और बुजुर्ग हैं। कोर्ट ने दो टूक कहा है कि सरकार मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। हर नागरिक को बिना डर सड़क पर चलने और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। लोगों की जिंदगी सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कई सख्त निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हर जिले में ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाए जाएं। नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की शिकायत के लिए हेल्पलाइन और शिकायत नंबर जारी किए जाएं। मुख्य सचिव खुद इन आदेशों की मॉनिटरिंग करें और 3 हफ्तों के अंदर अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करें। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसे संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां आवारा जानवरों की एंट्री रोकने के लिए बाड़ लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कैंपस की निगरानी के लिए नोडल ऑफिसर तैनात करने की बात कही गई है, जबकि नगर निगम हर 3 महीने में इन सब की जांच करे। रेलवे स्टेशन, बस डिपो, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे निगरानी रखी जाए। साथ ही सरकारी हॉस्पिटल्स में एंटी रेबीज वैक्सीन और डॉग बाइट का इलाज और उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए भी कोर्ट ने कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज और खतरनाक कुत्तों पर भी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि लोगों की जान सबसे पहले है। जरूरत पड़ने पर ऐसे बीमार और खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन देकर मौत देने की अनुमति दी जा सकती है। रेबीज के खतरे को लेकर कोर्ट का संदेश साफ है, जनता की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। वहीं पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शासन और प्रशासन की लापरवाही पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि आदेशों के पालन में भारी कमी देखी जा रही है और बार बार हो रहे डॉग बाइट मामले सिस्टम की नाकामी को उजागर कर रहे हैं। अदालत ने साफ कहा कि नियम सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी दिखने चाहिए। कोर्ट के मुताबिक संविधान लोगों को डर नहीं बल्कि एक सुरक्षित जीवन की गारंटी देता है और इसी वजह से अब आवारा कुत्तों के या बेघर कुत्तों के मुद्दे पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। कोर्ट के आदेशों पर हाईकोर्ट नजर रखेंगे और आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। राज्यों के मुख्य सचिवों को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जबकि हाई कोर्ट पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगी। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी और अदालत खुद प्रगति का हिसाब लेगी। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्देश या आदेश। चलिए, अब इस पर बातचीत करना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत लंबा मामला है जहां पर देश की अलग अलग अदालतों में कुत्तों से संबंधित, बेघर कुत्तों से संबंधित, स्ट्रे डॉग से संबंधित मामले पहुंचे थे। अलग अलग प्रकरण थे, अलग अलग कारण थे। फिर ये सब जमा होकर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में इसमें लंबी सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ये फैसला दे भी दिया था लेकिन सुरक्षित रखा था और अब अपने उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दोहरा दिया है अपने अंतिम फैसले के तौर पर और तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के 2025 वाले फैसले पर या जो उन्होंने अपनी बातें रखी थी उन पर थी या उसके विरोध में थी। तो चलिए इस पर बातचीत करते हैं। पीपुल फॉर एनिमल पब्लिक पॉलिसी फाउंडेशन के श्री मोहित चक्रवर्ती हमारे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील गौरी पुरी भी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पहले तो आप दोनों की प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा छोटी छोटी। श्री मोहित, पहले आप, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना जो स्टैंड था उसको यथावत रखा है, कैसे देख रही है इसे आप? जी, मैं इसको एक बैलेंस्ड ऑर्डर की तरह देख रही हूँ बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी आदेश दिया है उसमें ABC का पालन इज द मेन फोकस। सुप्रीम हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। उसमें हाँ, तो मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर है
और जो भी मतलब हम सिर्फ डायरेक्शन ही पढ़ रहे हैं, अगर आप पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे तो पैरा वाइज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो हमें जो प्रॉब्लम्स ऑन ग्राउंड हो रही है वो एबीसी रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, उसी लिए हो रही है। और एम्फेसाइज भी एबीसी रूल के इम्प्लीमेंटेशन पे ही किया है सुप्रीम कोर्ट ने। डिस्ट्रिक्ट्स को बोला है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी एक एबीसी सेंटर होने चाहिए। सारे ऑफिसर्स विल बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो आई सी इट एज अ बैलेंस्ड ऑर्डर। गौरी, आपकी राय? जी देखिए, एज एन एडवोकेट अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जो डायरेक्शंस उन्होंने अपहोल्ड नहीं की है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है। बट उसको असाइड रखते हुए जो ऑर्डर आया है, यही ऑर्डर हम इनफैक्ट 11 अगस्त से हम प्रे कर रहे हैं कोर्ट को कि प्लीज आप एबीसी को इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली करिए। इनफैक्ट कोर्ट ने एक और आगे स्टेप लिया है कि एबीसी इम्प्लीमेंटेशन तो होगा ही, पर जो सबसे इशू होता है एबीसी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि जो एनजीओज ऑन बोर्ड थे जो जिनको मतलब नसबंदी का वो करना था वो ठीक से कर नहीं रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कंसिडर किया है और लिखा है कि बिल्कुल ऐसे ही एनजीओज पैनल होंगे, बहुत अच्छी ड्यू डिलिजेंस करेगा म्युनिसिपैलिटी, ऐसे किसी को टेंडर नहीं देंगे, जो बहुत जरूरी था। तो अगर हम देखें कोई बैलेंस ऑर्डर था, जो हमारा 7/11 का चैलेंज था यही था कि आपने ऑर्डर तो पास कर दिया है कि आप कुत्तों को शेल्टर में रखें, पर फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और वो कोर्ट ने, अगर आप पूरा डायरेक्शन देखेंगे, लिखा है कि बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जो स्टेट्स की एफिडेविट फाइल हुई है उसको कंसिडर करते ही डायरेक्शन पास हुआ है। और एक बहुत जरूरी बात है, जो यूथेनेशिया का पॉइंट है, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि यूथेनेशिया आप सब अग्रेसिव डॉग्स को करो, उन्होंने बोला है एज परमिसिबल इन लॉ, जो पीसीए अलाउ करता है। और हमारा लॉ ऑलरेडी अलाउ करता था, जो रैबिड इनक्योरेबल डॉग्स थे उनका यूथेनेशिया ऑलरेडी एबीसी रूल्स में है। तो उन्होंने जो आज डायरेक्शन, जो इफेक्टिव ऑर्डर है जो कंप्लायंस करना पड़ेगा, वो बिल्कुल एबीसी के तहत किया, जो हमारी शुरू से ही प्रेयर थी सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, देखिए मोटे तौर पे तो बात समझ में आ गई। अब एक एक करके इसके पॉइंट्स को समझते हैं। एक आम व्यक्ति के हिसाब से जहां से समस्या पूरी निकल कर आती है कि स्ट्रे डॉग्स की संख्या बहुत बड़ी, उसके बाद दो हिस्सों में समाज विभाजित हो गया। कुछ लोग जिन्हें जो पक्ष में आए कि नहीं, स्ट्रे डॉग्स को या बेघर कुत्तों को शेल्टर मिलना चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और एक धड़ा वो बना जिसने कहा कि ठीक है ये करिए तो सही, लेकिन अब इन सबके चलते दिक्कत जो होती है, परेशानी जो होती है, कहीं डॉग बाइट्स हो जाते हैं, कुछ कई बार ऐसे ही लोग कुत्तों से डर जाते हैं, और ऐसे करते करते ये दो हिस्सों में पूरा मामला बढ़ गया। अब अगर इसको समझे, सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक प्लेसेस के लिए श्री मोई कहा है कोर्ट ने कि वहां से कुत्तों को हटा के एक तो उनका एबीसी सेंटर ले जाइए या उनको शेल्टर होम में रखिए। इस पर क्या क्लैरिटी? क्या हम ये माने कि जो सड़क, या सबसे पहले तो सड़क वो एक सार्वजनिक जगह है, कॉलोनीज, कोई किसी कोर्ट का परिसर, किसी हॉस्पिटल का परिसर, किसी, क्योंकि हर जगह स्ट्रे डॉग तो होता है, इवन एयरपोर्ट के भी बाहर हमें दिखते हैं, क्या अब उन सारी जगहों से कुत्तों को हटा लिया जाएगा? जी नहीं, ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा है। इनफैक्ट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन है वो लोकल अथॉरिटी पे दिया गया है कि वो सिचुएशन देख के डिसाइड करे। मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि प्रॉब्लम, बिकॉज ये प्रॉब्लम एबीसी की थी, तो अगर एबीसी सुप्रीम कोर्ट ने अगेन डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर एबीसी रोल आउट हो जाए तो ये भारी मात्रा में ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने एकदम ही नहीं कहा है कि सब जगह से हम अभी श्वानों को उठा सकते हैं। ये डिसीजन लोकल बॉडी पे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस रखा गया है। तो ये अभी एग्जीक्यूटिव के पास है, एंड आई एम श्योर दैट एग्जीक्यूटिव विल टेक बैलेंस्ड डिसीजन। और मैं ये एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर पे फिर से परमानेंट शेल्टर डिस्ट्रिक्ट वाइज या क्या होना चाहिए कुछ भी नहीं कहा है। ये कुत्ते तो जाएंगे फिर तो परमानेंट शेल्टर में। सुप्रीम कोर्ट ने जो एम्फेसाइज किया है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग करके आप एबीसी पहले आप लागू करो। तो मुझे नहीं लगता है कि इस ऑर्डर में बोला गया है कि श्वानों को कहीं से भी उठा सकते हैं। दैट इज नॉट व्हाट द ऑर्डर सेज। ये एक बात क्लियर, क्योंकि वो क्या लैंग्वेज ऐसी होती है या उसके इंटरप्रिटेशन ऐसे होते हैं कि चीज़ें इन बिटवीन रह जाती, समझ में नहीं आती। गौरी, तो जिस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, चाहे वो एबीसी की बात हो, चाहे उनके स्टरलाइजेशन की बात हो, चाहे वो 24 घंटे निगरानी की बात हो, बहुत कुछ है। मतलब वो उस पूरा इकोसिस्टम बनाने में या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कितना अभी मौजूद है, कितना बनाना पड़ेगा और कितना वक्त लगेगा?
देखिए जो एफिडेविट स्टेट्स ने फाइल किए थे उस हिसाब से तो कहीं भी इंडिया में कोई ऐसा डेजिग्नेटेड शेल्टर नहीं था फॉर टू कीप एनिमल्स परमानेंटली। जो भी शेल्टर्स कैपेसिटी स्टेट्स ने भी बताई है, जो भी डेटा है वो है एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए, और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वही एफिशिएंट नहीं है, वही सफिशिएंट नहीं है, तो उसको भी बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो आज की डेट में कोई अगर ऐसे आप कहे कि कहाँ डेटा है कि कितने शेल्टर है, कितने टाइम में बनेगा, वो कोर्ट ने म्युनिसिपैलिटी पे ही छोड़ा है। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में मैटर रिमांड किया है कि हाई कोर्ट इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कर नहीं पाएंगे। और ये जो म्युनिसिपैलिटीज है वो हाई कोर्ट में अपने एफिडेविट्स फाइल करेंगे। और 17 नवंबर इसलिए उन्होंने डेट दी है फॉर कंप्लायंस की कितने टाइम में कितने शेल्टर्स हो गए। एंड एम्फेसिस यहाँ पे शेल्टर्स का है एनिमल बर्थ कंट्रोल, बिकॉज जो इतनी संख्या बढ़ गई है उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि 2001 के रूल्स थे, फिर 2023 में वो अमेंड हुए, पर फिर भी आज की डेट में ऐसा है कि सफिशिएंट शेल्टर्स नहीं है। तो पूरा उन्होंने बहुत बैलेंस तरीके से उन्होंने टाइम बाउंड डायरेक्शंस दी हैं और एग्जीक्यूटिव पे ही छोड़ा है कि वही एक सोल्यूशन निकालेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज का। पंचायती राज तक एक्सटेंड किया है, ये बस म्युनिसिपैलिटी पे नहीं किया है। तो काफी उस वे से उन्होंने हर किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जारी रखी है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर कोई ऑफिशियल नहीं करेगा इसको तो उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट होगा। तो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ाई है, जो बहुत जरूरी थी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वाज लैकिंग, तभी इतनी संख्या बढ़ गई है। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन गौरी, कि जब सुनवाई चल रही थी, आई थिंक 2025 की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं उनको तलब किया था। जितना मुझे जानकारी है एक भी नहीं पहुंचा था। अब मैं क्या कहूं, ये कोर्ट की अवमानना थी या ये बहुत हल्के में ले लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे निर्देश जारी किए हैं जिसमें हाई कोर्ट्स का एक्टिव होना है, पूरी राज्य की मशीनरी का एक्टिव होना है, इनफैक्ट राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको रिपोर्ट देनी होगी। तो कर तो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और मैंने जो उदाहरण 2025 का दिया, क्या ये सब होगा या ये सिर्फ कहने सुनने की बात है? हमारी तो होप है कि होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कैटेगरिकली लिखा है कि अगर ये ऑफिशियल्स नहीं कर पाएंगे और एफिडेविट में उनको नॉन कंप्लायंस देखा तो उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्शन होगा। आपने जैसे कहा सारे चीफ सेक्रेटरीज को कोर्ट में बुलाया था पर कोई भी आया नहीं। उनका इनफैक्ट एग्जेम्पशन भी उन्होंने फाइल किया, वो भी डिसमिस कर दिया कोर्ट ने। तो जब चीफ सेक्रेटरीज आए उनको बस एक मैसेज था कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, आप लोग इसको सीरियसली लीजिए। और आई थिंक एज एनिमल जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। हम इतने सालों से एबीसी में फ्लॉज पॉइंट आउट कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जो स्टरलाइज डॉग्स आ रहे हैं वापस, उनके पपीज हो रहे हैं, वो स्टरलाइज नहीं हो रहे, तो बहुत इश्यूज है। तो आई एम श्योर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस दिए हैं और उन्होंने लिखा है कि हाई कोर्ट भी उनके अगेंस्ट एक्शन करेगा, तो आई एम श्योर एक पॉजिटिव वे में ही जाएगा कि सब म्युनिसिपैलिटीज इसको सीरियसली लेंगे। अब बाकी आगे क्या होता है, वी हैव टू वेट टिल नवंबर। जी बिल्कुल, हाँ, नवंबर में रिपोर्ट, 17 नवंबर आई थिंक वो तारीख है जब रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने कि लेकर आइए कि हमने जो आदेश दिया है उसका क्या पालन हुआ इतने वक्त में। तो ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। श्री मोई, एक और बात, क्योंकि मैं सारी बात कर रहा हूँ रिलेटेबल, जहां लोग आपस में लड़ते हैं स्ट्रे डॉग्स की वजह से। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में अपने ऑर्डर कहिए या ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई, खाना खिलाने को, जो फीडिंग होती है स्ट्रे डॉग्स की, उनके ऊपर भी बहुत कुछ कहा था। अब वो इस फैसले का पार्ट है क्या कि आप ओपन में उनको नहीं खिला सकते, उसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेस होना चाहिए। और इनफैक्ट कोर्ट तो यहाँ तक कह गया था कि अगर आप किसी को फीड करते और वही फिर किसी को काटे तो जिम्मेदारी उसकी भी होगी जो फीडर है। तो क्या अब फैसले में वो चीज कहीं आई है कि एक रूल बन गया है या सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था? जी वो एक कमेंट था जो ऑनरेबल बेंच ने किया था। फीडिंग, ऑफ कोर्स फीडिंग स्पॉट्स बनाने का ऑर्डर है, जो अच्छा है, वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कम करेगा। और सुप्रीम कोर्ट, लाइक आई सेड, उन्होंने बार बार बोला है कि एबीसी रूल्स हैव टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। एबीसी रूल 20 में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि कैसे सब मिलके एकजुट होके खाना खिला सकते हैं, प्रॉब्लम हो तो उसका रेजोल्यूशन क्या कर सकते हैं, कमिटी फॉर्मेशन के लिए भी, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कमिटी फॉर्मेशन का भी उसमें प्रावधान है। तो खाना खिलाने में तो कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, इज माय अंडरस्टैंडिंग। गौरी, इस पर आपकी कोई राय? क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई अब तो कोर्ट का फैसला आ गया, आधे लोग कह देंगे कि देखिए मना कर दिया कोर्ट ने, खाना नहीं खिलाना है, लोग उसी पे झगड़ लेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ शुरू से कि
कोर्ट ने जो 7 नवंबर का ऑर्डर है वो उन्होंने अपहोल्ड ही किया है, तो दैट इज कंटिन्यूइंग। उसमें उन्होंने कैटेगरी लिखा था कि खाना आप खिला सकते हो, म्युनिसिपैलिटी हर वार्ड में एक फीडिंग पॉइंट बनाएगी। बट उन्होंने इस ऑर्डर में, चाहे हमारी एप्लीकेशन फॉर रिकॉल उन्होंने डिसमिस कर दी है, उन्होंने इस ऑर्डर में कैटेगोरिकली लिखा है कि एबीसी फॉलो होगा। एबीसी में प्रोविजन है कि खाना कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, नहीं कोई तो पाबंदी उसमें, हाँ नहीं जी, है। वही इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई डेजिग्नेटेड प्लेस होगी जहां खिलाया जाएगा, कोई वक्त होगा, कोई तरीका होगा, कौन डिसाइड करेगा, कौन ऑब्जेक्शन लेगा, इस पे कोई क्लैरिटी है? उस पे क्लैरिटी है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एबीसी रूल फॉलो होएगा, और एबीसी रूल 20 में ये पूरा प्रोविजन है कि आप कैसे वेलफेयर कमेटी बना सकते हैं, आरडब्ल्यू और जो भी एनिमल लवर्स है, आप डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स बना सकते हो। तो वो अभी भी लागू है, मतलब उन्होंने कोई फीडिंग पे पाबंदी नहीं लगाई है। ऑफ कोर्स उन्होंने लिखा है कि जिसको खाना खिलाना है वो म्युनिसिपैलिटी को चिट्ठी लिखेगा, एवरी वार्ड में फीडिंग स्पॉट बनेगा। पर उसके अलावा भी अगर नहीं है तो ये इंटरप्रिटेशन है। ऑफ कोर्स कोर्ट ने कैटेगोरिकली नहीं कहा है, पर क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि एबीसी has to be followed in letter and spirit, एबीसी में प्रोविजन है, उन्होंने खाने की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, और अगर कोई खाना भी खिलाएगा किसी पे कोई फाइन या कुछ नहीं होगा, ऐसा ठीक उन्होंने है। कुछ नहीं कहा है। तो वो डेजिग्नेटेड observation प्लेस थी होनी चाहिए जो मिलके डिसाइड की जाएगी, लेकिन बावजूद उसके अगर कोई खाना खिला रहा है तो वो कोई अपराध नहीं हो जाएगा। उसके लिए रूल्स और एबीसी रूल्स को फॉलो करके देखना होगा, राइट। श्रीमोई, एक और चीज कि जब लेकर जाएंगे म्युनिसिपैलिटी या एबीसी के अंदर बर्थ कंट्रोल राइट या उनका स्टरलाइजेशन होगा, तो वापस से लाकर छोड़ना है, सिलेक्टिव कैटेगरी के डॉग्स को छोड़ना है, या सबको किसी शेल्टर होम में भेजना है? इस पर क्या क्लैरिटी है? जी, मैं एक कंटिन्यू करना चाहूंगी आपके प्रीवियस क्वेश्चन में। ये कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में और एबीसी रूल्स में लिखा हुआ है कि खाना जो फीडिंग स्पॉट है वो डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड टेरिटरी ऑफ द डॉग एंड इन कंसल्टेशन विद केयर गिवर्स। सो दिस क्लैरिटी आई वांटेड टू गिव कि कोई आरडब्ल्यूए नहीं बोल सकता कि 4 खाने का स्पॉट बनेगा, वो टेरिटरी और पॉपुलेशन के बेसिस पे ही बनेगा। जो सेकंड पॉइंट है, हमारे पास परमानेंट शेल्टर तो अब है नहीं, तो डॉग्स को और सुप्रीम कोर्ट का एम्फेसिस है कि आप पहले एबीसी सेंटर्स बनाओ। एबीसी सेंटर्स इज नॉट परमानेंट शेल्टर, वहां पे आप डॉग्स को नहीं रख सकते हो। तो अब जो भी डॉग स्टेरिलाइजेशन के लिए जाएगी, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, वो अपने लोकेलिटी में अकॉर्डिंग टू द रूल्स वापस ही आनी है। कोई भी परमानेंट शेल्टर जो डॉग स्टेरिलाइजेशन के लिए जा रहा है वो परमानेंट शेल्टर में नहीं रहना, उनको नहीं रहना है। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हैं। हालांकि वो खाने खिलाने वाली जगह वाली पे थोड़ा सा आई थिंक और क्लैरिटी चाहिएगी, क्योंकि मैं वो सारे सवाल पूछ रहा हूँ जो पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट बनते हैं। आधे लोग एक इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, आधे लोग एक इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, और उसी में ही फिर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। तो वो एक क्लैरिटी, और साथ में जो डॉग्स को लेकर जाएंगे उनको वापस लाके क्या होगा, तो जैसे बता रही श्रीमोई कि ऐसा कोई नहीं, वो शेल्टर जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन एक बार उनका स्टरलाइजेशन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, तो फिर वो अपने जो भी उनका हैबिटेट है जहां भी उस वक्त है वहां पर लाके उनको फिलहाल तो छोड़ा जा सकता है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद कुछ और अहम पॉइंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, उन पे निर्भर करेंगे। और ये जो सारी बात आई है, लंबा चौड़ा एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जैसा कहा है कि 17 नवंबर को वो रिपोर्ट भी लेंगे। तो ये सब कुछ होते होते कितना वक्त लगेगा, किस लेवल पे हो पाएगा, उसमें आपका और हमारा क्या रोल है, ये सब भी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, बेघर कुत्तों के ऊपर अपना जो फैसला है, अंतिम फैसला, वो सुना दिया। और वो फैसला वही है जो 2025 में उन्होंने सुरक्षित रख लिया था, जिसके तहत बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, और उन्होंने ह्यूमन लाइफ को यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। साफ कहा है कि जो संविधान है वो लोगों को सुरक्षा का और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार देता है, और उसी के आधार पर फिर उन्होंने तमाम चीज़ें कही हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सारा जोर और एम्फेसिस डाला है शासन, प्रशासन और पूरे महकमे के ऊपर कि आप जो बेघर कुत्तों का रख रखाव है, उनका वैक्सीनेशन है, स्टरलाइजेशन है, उनका खान पान है, उनका शेल्टर है, वो सबको प्रॉपर तरीके से करेंगे। और इस तरीके से कि ऐसा भी नहीं है कि उनके ऊपर एकदम कुठाराघात हो जाए। और साथ में ये भी है कि जो ह्यूमन राइट्स कह लीजिए आप उसको, सोसाइटी के राइट्स कह लीजिए, एक ह्यूमन का फंडामेंटल कि उसको ऊपर उन्होंने रखा है कि उसकी जान कीमती है। नाउ बहुत सारे जो प्रावधान है उन पर हम बातचीत कर रहे हैं लगातार। गौरी, एक और बात बताइए कि ये जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर हम माने कि ये इन प्रिंसिपल अगर
हो भी जाता है, अडॉप्ट होता है और बिल्कुल बढ़िया से उस पर काम होता है, तो कितना वक्त लगेगा वो सब अचीव करने में जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है? देखिए, जब ये ऑर्डर पास हुआ था 7 नवंबर को और फिर हमारा जैन में हियरिंग था और जैन ऑनवर्ड्स हियरिंग हुई है, तब तक तो उन्होंने एक भी शेल्टर नहीं ला पाए थे, बल्कि एबीसी सेंटर्स भी नहीं बढ़े थे। तो ये बहुत मेरे लिए मुश्किल होएगा एज़ अ ले पर्सन हू इज़ नॉट इन द म्युनिसिपैलिटी, जो नहीं है, मैं तो वकील हूँ, कि कितना टाइम लगेगा। बट ये मैं कह सकती हूँ कि ये 1 साल अगर मैं पॉज़िटिवली भी करूँ कि अगर सब इतना काम करे, सब बिल्कुल टू द टी फॉलो करे, पॉपुलेशन इतनी है कि 1 साल में भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि, और हमने वो भी डेटा दिया था, हमने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट को यही डेटा दिया था कि अगर हम सब डिस्ट्रिक्ट में जितने हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उनमें हम अप्रॉक्सिमेटली कितने स्ट्रे डॉग्स हैं, उनका भी हम नंबर लेके चले, तो उसके लिए इतने शेल्टर्स चाहिए। वो लैंड ही अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमने वो ऑर्डर चैलेंज भी किया था कि ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एबीसी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि पॉपुलेशन और बढ़े ना। तो हमारा क्योंकि सबमिशन ये है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा बोलना, मेरे हिसाब से अभी भी ये इम्प्लीमेंटेबल ऑर्डर नहीं है। बहुत रियलिस्टिकली पढ़ने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, पर ऑन द ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। ऑन द ग्राउंड रियलिटी हमें पहले एबीसी और हमें वैक्सिनेशंस ही लानी है। आज के दिन में बहुत हॉस्पिटल्स में तो रेबीज वैक्सिनेशन भी अवेलेबल नहीं है। हम कुत्तों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम एंटी रेबीज ह्यूमन्स की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर होगा, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी अचीवेबल नहीं होगा। टाइम मैं नहीं बता सकती हूँ, पर मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंटेबल ऑर्डर नहीं है। जी हाँ, तो श्री मोई देखिए, सारी समस्या की जो मूल समस्या की जड़ यही है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रही या एडमिनिस्ट्रेशन रहा, एक वक्त के बाद उन्होंने जो कुत्ते हैं या स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी जनसंख्या को बढ़ते समय के साथ कंट्रोल नहीं किया, जो उनका काम था। अब क्यों इस तरीके से होता गया, वो ढिलाई कहाँ से आई, वो तो अब पास्ट की चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर उसी पॉइंट को पकड़ा जाए, जैसे अभी गौरी भी कह रही है कि सबसे पहले उनका स्टरलाइजेशन, उनका वैक्सीनेशन, उनको सब कुछ ठीक करके और धीरे धीरे उनका बर्थ कंट्रोल करेंगे, तो एक नेचुरल प्रोसेस में वो संख्या बैलेंस में आती चली जाएगी। फिर उसके बाद आप बाकी चीज़ें कर लीजिए कि इन निगरानी वाला सिस्टम अलग से लगाइए या बाकी चीज़ों का सिस्टम अलग से लगाइए, कहाँ होंगे, कितने होंगे, फीडिंग कैसे होगी, क्या नहीं होगी। लेकिन एक बार अगर वो बर्थ कंट्रोल में आ गई या उनकी जनसंख्या पे आपने नियंत्रण पा लिया, जो आपकी पास्ट की सबसे बड़ी गलती थी, तो समस्या का आधा समाधान तो हो जाएगा। क्या कहेंगी आप? जी, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ गौरी जी के साथ। और श्री मोई का कनेक्शन यहाँ पे आई थिंक चला गया है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो गौरी, आप ही मुझे बताइए कि अब इस समय अलग अलग देश में ऐसा कोई डेटा हमारे पास है कि आई थिंक श्री मोई कनेक्ट हो गए? जी 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 हाँ, तो मुझे लगता है क्योंकि अब हाईएस्ट रैंक ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये थर्ड टियर ऑफ लोकल बॉडीज पे सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन अभी बेटर होगा। कंप्लायंस हाई कोर्ट देखेगी तो स्टेट वाइड कंप्लायंस होगा, उसका कंसोलिडेटेड रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। तो मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है। हम लोगों ने बोला था कि वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑर्डर कि स्टेट वाइज हाई कोर्ट्स अभी मॉनिटर करेगी प्रोग्रेस। तो मुझे लगता है कि इससे काफी समाधान आएगा। एंड आई थिंक ये बहुत दूसरी चीज़ों का भी कॉन्सिक्वेंसेस है। अच्छा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सेंटर में या फोकस में ज़रूर बेघर कुत्ते हैं, लेकिन उन्होंने आवारा पशुओं ऐसा टर्म भी यूज़ किया है। मतलब सिर्फ कुत्ते नहीं, और भी जो पशु हैं जो सड़क मतलब शहर के अंदर रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनके ऊपर भी कहा है कि उनको भी कंट्रोल करना। इनफैक्ट कई राज्यों में आवारा पशु तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उससे कई एक्सीडेंट्स होते हैं या दूसरी तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करने की बात कह रहा है। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये जो हमारा हाई पेस अर्बनाइजेशन है उसका भी एक रिजल्ट है, जहाँ पे वो पूरा इकोसिस्टम थोड़ा गड़बड़ाया, जहाँ पे पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन एक जगह हुआ, वरना पहले ये पॉपुलेशन गांव, कस्बों और फिर शहर और महानगरों तक आती थी। लेकिन अब वो कुछ महानगरों और कुछ बड़े शहरों में जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हुई है, तो ये सारा इकोसिस्टम बिगड़ा है, ये पूरा बैलेंस बिगड़ा है। उसी में इनकी जनसंख्या और तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। तो अब तो अर्बनाइजेशन में तो वो चीज़ें होती ही हैं, लेकिन आपको उसके लिए
इस तरह का सिस्टम भी बनाना पड़ेगा जहां ये जो पशु जो मानव के साथ रहते आए, खासतौर पे उसमें जो कुत्ता है, जो श्वान है, वो सबसे ऊपर है उस कैटेगरी में, जिसे मनुष्य का दोस्त भी माना जाता है। लेकिन कब वो दोस्त से ऐसी कैटेगरी में आ गया कि आज हम यहाँ पर हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन उम्मीद हमारी यही है श्रीमोई और गौरी कि अब 17 नवंबर का इंतजार रहेगा। इस बीच अलग अलग जिलों में आई थिंक एक हेल्पलाइन नंबर की भी बात हुई है, ताकि लोग भी रिपोर्ट कर पाएं या लोग अपना एक अपडेट दे पाएं कि भाई कैसा काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, सरकार या कोर्ट तक वो बातें पहुंचे। तो अब देखने वाली बात है कि फैसला तो हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन की बातें भी बड़ी हैं, जिम्मेदारियां भी फिक्स कर दी गई हैं और रिपोर्ट भी मांगी गई है। लेकिन ये किस हद तक होता है, कितना होता है, वो शायद अगले 2-3-4 महीनों में हमें पता चलेगा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर और क्या एक्शन लेता है, उससे आगे की तस्वीर तय होगी। लेकिन फिलहाल आज के लिए श्रीमोई गौरी बहुत शुक्रिया, आपने कई सारे ऐसे पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट थे, जिन्हें लेकर ही ये सारी केसेस बने, ये केसेस सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां पर क्लैरिटी दे दी कि अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और इंप्लीमेंटेशन उसका कैसा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।